नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन नोट्स को कवर करने वाले हैं, जो आपके कंप्लीट आपका जीके जीएस का पेपर होगा। और आज की इस क्लास में हम लोग टोटल 80+ जो है क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो सभी आपके टॉप लेवल के क्वेश्चंस आपके हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है। तो सभी प्रश्नों को आप सभी लोगों को अटेम्प्ट लेना है और सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। सभी आपके सिलेक्टिव क्वेश्चंस आपको डाला गया है, तो ध्यानपूर्वक आप सभी लोग जो है सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न आपको सामने दिया गया है। बोला जा रहा है कि नैनार संत किसके उपासक थे, ये आपको पर पूछा जा रहा है। बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न में कहा जा रहा है कि नैनार संत किसके उपासक थे, ये आपको पर पूछा जा रहा है। देखिए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ध्यान रखेंगे, भगवान शिव के जो है उपासक थे। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है। कहा जा रहा है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे परमाणु की नाभिक का खोज किनके द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखेंगे, ये आपका रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। ध्यान रखेंगे किनके द्वारा, तो रदरफोर्ड के द्वारा परमाणु का नाभिक खोजा गया था। इनके द्वारा जो है अल्फा किरण का प्रयोग करके जो है परमाणु के अंतर्गत नाभिक को खोजा गया था। फिर रदरफोर्ड ने इन चीज़ों को साबित किया कि परमाणु जो है ये आपका विभाज्य है, चूंकि परमाणु के अंतर्गत आपका न्यूट्रॉन और आपके प्रोटॉन्स आपके पाए जाते हैं। देखिए अब हम बात कर लेते हैं, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है तो न्यूट्रॉन और आपके प्रोटॉन पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो आपका होता है ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे नाभिक के अंतर्गत होता है। साथियों, अगर पूछा जाता है कि परमाणु किसके अनुसार अविभाज्य है, तो ध्यान रखेंगे डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य है, जबकि रदरफोर्ड ने अल्फा किरण का प्रयोग करके बताया कि परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। इसी कारण से परमाणु जो है ये आपके विभाज्य है। तो इतने पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे, ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि सार्क का अस्थायी सचिवालय कहाँ पर स्थित है। देखिए साथियों, बात करेंगे हम लोग सार्क का, SARC, द साउथ एशियन साउथ एशियन एसोसिएशन, डबल ए आपका होता है। ध्यान रखेंगे, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, सार्क का आपका जो है फुल फॉर्म आपका होता है। तो ध्यान रखेंगे, तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि सार्क का सचिवालय ये आपके कहाँ पर स्थित है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो ये साथियों याद रखेंगे काठमांडू में है। कहाँ पर है, तो नेपाल की कैपिटल काठमांडू में है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। साथियों, प्रश्न में कहा जा रहा है कि शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था। दोस्तों देखेंगे तो हिस्ट्री से आपके क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, मुगल साम्राज्य से रिलेटेड। तो इससे जितने भी क्वेश्चन आपका बन सकता था, इंपोर्टेंट आपका जो है इन सभी को सिलेक्ट आपका कर दिया गया है। ठीक है, और निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चंस आपका जो है डेली बेसिस पर आप देखेंगे तो देखने को मिल रहा है। तो बेहतरीन तरीका से आप सभी लोग जो है सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर रखेंगे। तो साथियों, प्रश्न में कहा जा रहा है शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा खंभाजी। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संभाजी। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आपको नेक्स्ट में बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि लॉर्ड विलियम वेटिंग ने सती प्रथा को अवैध घोषित किस वर्ष किया। बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। लॉर्ड विलियम वेटिंग ने सती प्रथा को अवैध घोषित किस वर्ष किया, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1829 में किया। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की साथियों बात करेंगे तो नेक्स्ट में कहा जा रहा है रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। देखिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ये आपका ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, ये आपको पर पूछा जा रहा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1919 में रोलेक्ट एक्ट को पारित किया गया था। ये क्वेश्चन अगर नहीं पूछा गया अभी तक, तो ये क्वेश्चन किसी न किसी स्पीड में आपका 100% आपका आएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, तो ये आपका जो है 1919 में जो है किया गया था। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है, लोधी वंश के संस्थापक कौन था। बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, शेरशाह सूरी, बहलोल लोधी। तो देखिए फ्रेंड्स, बात करेंगे जो है लोधी वंश के संस्थापक कौन थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बहलोल लोधी। ध्यान रखेंगे, लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बहलोल लोधी। सभी क्वेश्चंस को 2 से 3 बार आपको रिपीट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि पिन का पूर्ण रूप क्या है। जनरली आपने इसको यूज़ भी किया होगा एड्रेस लिखने में, या फिर आप जनरली किसी भी चीज़ों को ऑर्डर करने में, या अनेक तरह के जो है इसमें यूज़ होते हैं आपका, जिसे हम लोग कहते हैं पोस्टल इंडेक्स नंबर। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा पिन का, ये आपका हो जाएगा पोस्टल इंडेक्स नंबर। ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा, पोस्टल इंडेक्स नंबर। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है, प्रश्न आपके सामने है, कहा जा रहा है कि सुमात्रा द्वीप कहाँ पर स्थित है। बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। सुमात्रा द्वीप की फिर से अगर हम बात करेंगे तो ये आपका स्थित है इंडोनेशिया में। ध्यान रखेंगे, सुमात्रा द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया में। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है साथियों, प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत में नई उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष शुरू की गई। बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में नई उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष शुरू की गई, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों, आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1991 में जो है भारत में नई उदार औद्योगिक नीति को शुरू किया गया। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, याद रहेगा आप सभी लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है साथियों, प्रश्न में कहा जा रहा है कि सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। देखिए सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग रिपीट करते हुए चलेंगे फिर, ठीक है, तभी आपके माइंड में आपका फिट रहेगा और ये सभी क्वेश्चंस आपके छपने लायक हैं, तो आप सभी लोग इसको ध्यानपूर्वक याद करेंगे। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, ये आप सभी लोगों को पूछा जा रहा है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 पॉइंट आपका जो है 3 मिनट का समय, यानी कि 8 मिनट 3 सेकंड का समय लगता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। जबकि चंद्रमा की प्रकाश दोस्तों बात करेंगे तो 1 पॉइंट आपका जो है 3 सेकंड आपका लगता है। क्लियर है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, याद रखेंगे कि जो हमारा प्रकाश होता है ये आपका अनुप्रस्थ तरंग होता है, जिसकी चाल की बात करेंगे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपका होता है। ध्यान रखेंगे, जो प्रकाश हमारे पृथ्वी तक पहुंचती है ये आपके विकिरण के माध्यम से पहुंचती है। तो इतने पॉइंट को यहाँ से आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगला है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि हाइड अस्पोज का कहा जा रहा है कि युद्ध किन 2 व्यक्तियों के बीच लड़ा गया। बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। बोला जा रहा है कि हाइड अस्पोज का युद्ध किन 2 व्यक्तियों के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो देखिए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सिकंदर एवं पोरस के बीच फ्रेंड्स आपका लड़ा गया था। ध्यान रखिएगा, सिकंदर और पोरस के बीच हाइड अस्पोज का जो है अस्पोज युद्ध आपके लड़ा गया था। किनके बीच लड़ा गया था, तो सिकंदर और पोरस के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध की समय सीमा क्या है, ये आपको पर बताना है। देखिए दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1917 में कौन सा देश बाहर निकल गया था। तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ये रूस है जो कि 1917 में बाहर निकल गया था। प्रथम विश्व युद्ध जो आपका हुआ था ये 1914 में आपका हुआ था, जो कि फ्रेंड्स आपका 18 तक आपका चला था। तो ध्यान रखिएगा 1914 से 18 तक चला था। ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, ऑप्शन यहाँ पर आपको सी में दिया गया है 1914 से 18, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जबकि सेकेंड वर्ल्ड वार यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध की बात करेंगे तो ये आपका 1935 से आपका 45 तक आपका चला था। तो डेट आप सभी लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है, प्रश्न कहा जा रहा है कि काबुई जनजाति का संबंध किस राज्य से है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तमिलनाडु। जो है काबुई जनजाति का संबंध किस राज्य से है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मणिपुर से है। ध्यान रखेंगे कहाँ से आपका है, तो ये आपके मणिपुर से है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ है। अगर नहीं आया है अभी तक क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपका 100% आपका आएगा। ये सभी आपका रिपीटेड क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो ये सभी आप ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, क्योंकि देखेंगे तो डीएलएड का एग्जाम जो है कई सारे शिफ्ट में आपका कंडक्ट होता है। यही कारण है कि क्वेश्चन आपका रिपीट आपका किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। तो देखिए प्रश्न में आपको बोला जा रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आपका शुरू हुआ है, ये आपको पूछा जा रहा है। देखिए 15 का आंसर आपका हो जाएगा 1930 में। ध्यान रखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1930 में आपका शुरू हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट दिया गया है कि मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग किस वर्ष की। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग किस वर्ष किया था। 1932, 1933, 1935, 1940। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1940, यानी कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग किस वर्ष की थी, तो ऑप्शन आपका डी फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, प्रश्न में साथियों आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत करते हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में टोटल 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जबकि एंग्लो इंडियन में आप देखेंगे तो 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है।
तो प्रश्न है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत एंग्लो इंडियन में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 331 के तहत करता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है? देखिए इस प्रश्न को मैंने जो है फैक्ट में आपको कवर कराया है कार्बोहाइड्रेट को लेकर के। देखिए साथियों, कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट जो है शीघ्रता से एनर्जी की प्राप्ति हेतु कार्बोहाइड्रेट लिया जाता है, जबकि लंबे समय तक हमें एनर्जी और अधिक मात्रा में वसा देते हैं, जिसमें कि 1 ग्राम वसा से हमें 9.1 कैलोरी जो है ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो साथियों प्रश्न में हमारा दिया गया है कार्बोहाइड्रेट का विखंडन कहाँ पर आपके होते हैं? तो ध्यान रखेंगे ये आपके जो है मुंह में होता है, जो कि एमाइलेज जो है आपका जो है टाइलिन नामक एंजाइम के कारण से इसका पाचन होता है, जिसमें कि आप देखेंगे मंड हो या फिर आपका स्टार्च हो, जो कि आपके ग्लूकोज के रूप में आपका टूटता है। ध्यान रखिएगा ये कहाँ पर, तो ये आपका जो है एमाइलेज एंजाइम के कारण से मुंह में टूटता है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगर मुंह नहीं दिया रहेगा तो फिर आपको दिया रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया, चूंकि आप देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है, जो कि ऊर्जा का डायरेक्टली ट्रांसपोर्टेशन हमारे बॉडी के सभी अंगों तक करते हैं। क्लियर है, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट आपको दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। साथियों प्रश्न में कहा जा रहा है कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है, ये आपको पर पूछा है। नासिक, महाबलेश्वर, जो है ब्रह्मगिरी, नीलगिरी। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल आपका राइट आंसर हो जाएगा महाबलेश्वर। ध्यान रखेंगे कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाबलेश्वर, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, प्रश्न है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है, ये आपको पर बताना है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? दोस्तों बात करेंगे परमाणु रिएक्टर में यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है, भारी जल का प्रयोग किया जाता है, जिसका कि द्रव्यमान आपका 20 आपका होता है। भारी जल जो हमारे ड्यूटेरियम ऑक्साइड होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसका प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। इसका परमाणु द्रव्यमान 20 होता है। कैडमियम छड़ का प्रयोग न्यूट्रॉन्स को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। इतने पॉइंट को याद रखेंगे। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपका, तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा अप्सरा। कहाँ पर आपका है, तो अप्सरा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, गटर के संत। प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि गटर के संत के नाम से किसे जाना जाता है? बताइएगा राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। गटर के संत के नाम से किसे जाना जाता है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बाबा आमटे, यानी कि ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जिसे गटर के संत के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया? तो देखिए आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा, सबसे पहले तो आपको अटेम्प्ट लेना है साथियों। जैसे ही क्वेश्चन आपका आता है आपको फास्ट पढ़ना है और सभी क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट लेना है और देखना है कि 40 में से आप पहला सेशन में कितना एक्यूरेसी आप मेंटेन कर पा रहे हैं। यही आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और मौखिक टेस्ट के रूप में आपको जो है सभी नोट्स को आपको लगाना है और यही आपके लिए एक बेहतर आपका तरीका है। तो साथियों बोला जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के आधार पर हुआ? तो ध्यान रखेंगे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा माउंट बेटन योजना, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। साथियों भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है, मोहनजोदड़ो की जुताई किसने किया था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी, मोहन भागवत, रविंद्र बिष्ट। तो देखिए मोहनजोदड़ो की खुदाई किनके द्वारा किया गया था? तो 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा राखल दास बनर्जी। क्लियर है, ऑप्शन साथियों आपका बी करेक्ट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने किया था? तो ये आपका हो जाएगा राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है, प्रश्न है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करेंगे तो नेक्स्ट हमारा दिया गया है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। आगरा, दिल्ली, अजमेर, लाहौर। देखिए साथियों बात करेंगे हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है फ्रेंड्स आपका, तो ये दिल्ली के अंतर्गत आपका है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया है कि AIR का पूर्ण रूप क्या है, बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो एयर आपको लिखा हुआ है इसका पूर्ण रूप क्या है, ये आप सभी लोगों को बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा AIR का फुल फॉर्म आपका होता है ऑल इंडिया रेडियो। ध्यान रखेंगे, AIR का आपका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया रेडियो। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑल इंडिया रेडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, समुद्र में उच्च ज्वार कब आती है, बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। समुद्र में फ्रेंड्स बोला जा रहा है, समुद्र में उच्च ज्वार कब आती है ये आपको बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं तब आपके जो है समुद्र में ज्वार भाटा आपके आते हैं। तो ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसको ध्यान से आप सभी लोग लगाएंगे, जो है समुद्र में ज्वार कब आती है, यानी जो समुद्र में ज्वार भाटा आता है ये तब आता है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं तब आते हैं। तो ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न नेक्स्ट कहा जा रहा है कि MNP का पूर्ण रूप क्या है, बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, MNP का पूर्ण रूप क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। ध्यान रखेंगे, MNP जनरली आपने देखा होगा सड़क पर लोग जो है इसका करते भी हैं, सिम एक तरह से पोर्ट करना आपका होता है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ये आपका क्या होता है, तो मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, यानी कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि तपेदिक शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। प्रश्न में दिया गया है तपेदिक शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो 29 का साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा फेफड़ा को। ध्यान रखेंगे, तपेदिक शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो फेफड़ा को। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा दिया गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है, बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आपका जो है पूछ दिया गया आपका 3 जो आपका जो है अप्रैल को एग्जाम हुआ था, उसी में आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आपका पूछ दिया गया है CaSO4 हाफ H2O। ध्यान रखेंगे, CaSO4 का होल 2 या फिर हाफ H2O आप बोल सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का किससे प्राप्त किया जाता है, तो दोस्तों याद रखेंगे आप लोग, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जिप्सम को फ्रेंड्स याद रखेंगे 373 डिग्री केल्विन पर, 373 केल्विन पर जब गर्म किया जाता है जिप्सम को, तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, नेक्स्ट आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है ये आपको पूछा जा रहा है। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी। राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है, तो इंदिरा गांधी। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न है, कहा जा रहा है कि मासमाई गुफा कहाँ स्थित है। फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि मासमाई गुफा कहाँ स्थित है ये आपको पूछा जा रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय में। साथियों मासमाई गुफा कहाँ पर आपका है, तो ये मेघालय में है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करेंगे। तो कहा जा रहा है कि शरीर का सामान्य तापक्रम कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो देखिए मैंने इस तरह के क्वेश्चंस आपको कवर कराया है। जो है शरीर की अगर हम बात करेंगे टेम्परेचर का, तो 98.6 डिग्री आपका फ़ारेनहाइट होता है। जबकि फ्रेंड्स अगर हम बात करेंगे सेल्सियस में, तो 36.6 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन आप देखेंगे तो इसका जो है लगभग में आपका 37 डिग्री आपका सेल्सियस दिया हुआ रहता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर साथियों देखेंगे तो यहाँ पर फ़ारेनहाइट में दिया गया है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो 33 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा बोला जा रहा है कि मूत्र का रंग पीला क्यों होता है। देखिए साथियों, हमारे बॉडी के अंतर्गत यूरिया की अगर हम बात करेंगे, जिसका सूत्र NH2CONH2 आपका होता है, ये हमारे बॉडी के अंतर्गत मूत्र में यूरिया का परसेंटेज मात्रा सबसे अधिक पाया जाता है। और हमारे ऑल ओवर बॉडी में 2% यूरिया आपके पाए जाते हैं। प्रयोगशाला में बनने वाला सर्वप्रथम जो कार्बनिक पदार्थ है ये आपका यूरिया है। मूत्र का पीला रंग क्यों होता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरोक्रोम के कारण से। ध्यान रखेंगे, मूत्र का पीला रंग क्यों होता है, तो ये आपके यूरोक्रोम के कारण से होता है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट आपको दिया गया है, इंदिरा गांधी नहर मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में है, बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा।
देखिए भारत की जो सबसे लंबी जो है नहर है ये इंदिरा गांधी नहर है साथियों, याद रखेंगे। भारत की सबसे बड़ी जो लंबी नहर है ये इंदिरा गांधी है, और ये मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में है ये आप सभी लोगों को बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। हमारे भारत के जो है सबसे बड़ा राज्य की अगर हम बात करेंगे तो ये आपके राजस्थान आपका है, क्लियर है। अगर हम बात करेंगे कि संगमरमर का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है तो ये भी आपके राजस्थान के अंतर्गत आपका होता है। अगला साथियों दिया गया है कि राणा सांगा कहाँ का शासक था, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। राणा सांगा की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे हम लोग तो ये मेवाड़ का शासक था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। राणा सांगा कहाँ का शासक था तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ का, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि भारत की राष्ट्रीय फिल्म कहा जा रहा है कि अभिलेखागार, ठीक है। देखिए भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुणे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट कीजिए आप सभी लोग फास्ट, भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार ये कहाँ पर स्थित है ये आपको पर बताना है, तो पुणे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, मूल अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है। देखिए मूल अधिकार का वर्णन यानी फंडामेंटल राइट्स का चर्चा भाग जो है किस संविधान के जो है कौन से भाग में दिया गया है, तो साथ ही याद रखेंगे मौलिक कर्तव्य का वर्णन भाग 4 में दिया गया है, मौलिक अधिकार का भाग 3 में आपका दिया गया है, जिसमें कि अगर हम बात करेंगे आर्टिकल का तो आर्टिकल जो है 19 के अंतर्गत हमारा फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा किया गया है। और हमारे पास अभी टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें कि प्रेस की स्वतंत्रता भी आपका शामिल है। तो प्रश्न है कि मूल अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है, तो भाग हमारे 3 के अंतर्गत है, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक क्षेत्रफल पर है, बताइए आप लोग राइट आंसर हो जाएगा। हमारे भारत की जो मिट्टी है ये सबसे अधिक जो है विस्तार ये कौन सी मिट्टी का है ये आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमारा ऑथेंटिक आंसर हो जाएगा जरूर मिट्टी, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जरूर मिट्टी, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ से आपका नेक्स्ट सेशन आपका कंटिन्यू होता है। तो यहाँ पर आप फ्रेंड्स देख पाएंगे कि जो हमारा नेक्स्ट सेशन का जो है आपका पहला क्वेश्चन आपको सामने दिया गया है, तो यहाँ से फिर आपको जो है 40 क्वेश्चन आप सभी लोगों को जो है कवर करना है, ठीक है। तो आइए क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, सिर्फ हम लोग 40 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो इस 40 क्वेश्चन में से कितना आप एक्यूरेसी मेंटेन कर पा रहे हैं ये आप सभी लोगों को देखना है। ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चंस को लगाएंगे ताकि आपके माइंड में क्वेश्चंस फिट रहे। तो साथियों पहला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है, हे राम प्रमुख वचन किसका है ये आपको पर बताना है। देखिए दोस्तों हे राम प्रमुख जो वचन है ये किसका वचन है ये आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी का है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। हे राम प्रमुख वचन किसका है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी का, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर किस राज्य में अवस्थित है। देखिए दोस्तों पूछा है कि अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर किस राज्य में स्थित है ये आपको पर बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे अलमाटी बांध किस नदी पर आपका है, तो ये कृष्णा नदी पर है, लेकिन अगर राज्य की बात करेंगे तो आपका कर्नाटक हो जाएगा। दोस्तों याद रखेंगे कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आपका किया जाता है, और भारत में उगाए जाने वाले कॉफ़ी मैक्सिमम अरेबिका किस्म के आपके होते हैं। तो इतने पॉइंट को यहाँ से आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि गोरा उपन्यास के लेखक कौन है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। गोरा उपन्यास के लेखक कौन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। साथियों याद रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर गोरा उपन्यास के लेखक हैं। साथियों अगर हम बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में तो साहित्य के क्षेत्र में इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। साथियों रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारे देश के राष्ट्रीय गान जनगण अधिनायक को लिखा है, साथ ही बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय गीत को लिखा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वही साथियों बात करेंगे अमार सोनार बांग्ला की, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, ये भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा आपके लिखे गए हैं। तो इतने फैक्ट को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये आपको और बताना है। दोस्तों बात करेंगे हम लोग फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा चार्ल्स आयर, ध्यान रखिएगा। फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स आयर, ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि हड़प्पाई स्थल लोथल कहाँ अवस्थित है, ये आपको पर पूछा जा रहा है, इंपोर्टेंट रहेगा। हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा ये आपका प्री हिस्ट्री का ही आपका आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
तो देखिए हड़प्पाई स्थल लोथल जो फ्रेंड्स आपका है ये कहाँ पर स्थित है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। कहाँ पर आपका है, तो गुजरात में, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है साथियों, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को किसने बनवाया था। साथियों प्रश्न हमारा कि कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को किसने बनवाया था, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। किसने बनवाया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। फिर से इसको रिपीट कीजिए आप लोग, कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ को किसने बनवाया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट दिया गया है कि लोहा और निकेल पृथ्वी के किस भाग का प्रमुख घटक माना जाता है। देखिए लोहा और जो निकेल है आपका, ये आप पूछा जा रहा है कि ये जो है किसका प्रमुख घटक माना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रोड का। पृथ्वी के क्रोड में ये चीज़ें हमारे पाई जाती है। अगला है साथियों, नेक्स्ट हम आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। दोस्तों बात करेंगे महात्मा गांधी का जो पहला जो है सत्याग्रह था, ये 1906 में हुआ था, लेकिन ये विदेशों में हुआ था। जबकि भारत में पहला सत्याग्रह की साथियों अगर हम बात करेंगे तो 1917 में चंपारण में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, जो कि नील की खेती करने वाले हो रहे अत्याचार के खिलाफ किसानों पर जो है इन्होंने इस आंदोलन को किया था, चंपारण सत्याग्रह किया था। और ये जो है 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट आपको दिया गया है, प्रश्न की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी। साथियों बात करेंगे संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो देखिए ऑथेंटिक आपका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि बिंदुसार का संबंध किस राजवंश से है। बताइएगा राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। दोस्तों बात करेंगे बिंदुसार का संबंध किस राजवंश से है, ये आपको पर बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश से है। बिंदुसार का संबंध किस राजवंश से है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश से है। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था। देखिए साथियों बात करेंगे हम लोग कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था, ये आपको पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क, ध्यान रखिएगा। कनिष्क कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था, तो डी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला है साथियों, नेक्स्ट आपको बोला जा रहा है, क्या जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत में कौन सा आंदोलन चलाया गया। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध जो आपका है 1939 में शुरू हुआ था, जो कि आपका 45 तक आपका चला था। ध्यान रखेंगे उस समय अगर दोस्तों देखा जाए तो हमारे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चला था। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में आपका चला था। ध्यान रखेंगे 1942 में आपका चला था, ध्यान रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब चला था, तो आपका हो जाएगा 1942 में आपका चला था। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला की दोस्तों बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। देखिए ग्रहों के गति का नियम प्रतिपादन किसने किया था, तो देखिए दोस्तों याद रखेंगे केपलर ने कहा था कि जो है सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, तो ये केपलर के द्वारा कहा गया था और ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। जबकि हम बात करेंगे पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है, ये किन के द्वारा कहा गया था, तो ये कॉपरनिकस के द्वारा कहा गया था। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ग्रहों के गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये केपलर के द्वारा किया गया था, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि घना का प्राचीन नाम क्या है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। घना का प्राचीन नाम क्या है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा गोल्ड फोस्ट। क्या हो जाएगा, गोल्ड कोस्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि घना का प्राचीन नाम है, ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला की साथियों बात करेंगे तो नेक्स्ट दिया गया है पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित है। देखिए पीयूष ग्रंथि से रिलेटेड मैंने कई बार क्वेश्चंस कवर कराया है, और पीयूष ग्रंथि जो है हमारे बॉडी का मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि ये अन्य सभी ग्रंथि को नियंत्रित करने का काम करता है। तो यहाँ से आपका प्रश्न पूछा जाता है हमारे बॉडी के अंतर्गत सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है, तो ये आपके पीयूष ग्रंथि आपके होते हैं। अब प्रश्न है कि पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होते हैं, ये आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क में होता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट आपको दिया गया है भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था, ये आपको पर बताना है। देखिए बात करेंगे हम लोग कि भारत का जो है हमारा भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था, ये आपको पर पूछा जा रहा है। देखिए अंतिम पूछा जा रहा है,
तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। ध्यान रखेंगे लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल आपका था, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट दिया गया है कि परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोल, सर्किल, स्तंभ, न्यूक्लियस। परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है। देखिए दोस्तों परमाणु जो आपके बम होते हैं ये नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित होते हैं, जिसमें कि यूरेनियम 235 का आपका प्रयोग किया जाता है। तो परमाणु के केंद्र क्या कहलाता है, तो ये आपका कहलाता है न्यूक्लियस। क्या कहलाता है आपका, न्यूक्लियस कहलाता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है साथियों कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, ये आपको पर बताना है। देखिए बात करेंगे हम लोग इंकलाब जिंदाबाद का नारा किनके द्वारा दिया गया था, तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। क्लियर है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था साथियों, तो ये भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर किस देश के हैं, ये आपको पूछा जा रहा है। देखिए बात करेंगे टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ये किस देश के हैं, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए यहाँ पर ऑथेंटिक अगर आंसर की बात करेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड के हैं। साथियों याद रखेंगे जो टेनिस खिलाड़ी हैं रोजर फेडरर ये किस देश के हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड के। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों नेक्स्ट आपको दिया गया है, खट्टे फलों में कौन सी विटामिन पाई जाती है। बताइएगा राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, खट्टे फलों में कौन सी विटामिन पाई जाती है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, और विटामिन सी जो हमारे होते हैं सबसे अधिकतम मात्रा में आंवला के अंतर्गत आपका पाया जाता है। विटामिन बी जो आपका होता है ये केला में पाया जाता है। डी आपका मछली के तेल तथा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पाया जाता है। विटामिन के जो आपके होते हैं जिसे हम लोग फाइबरी जो है निजोन बोलते हैं, ये सभी आपके जो है नारियल में आपके पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए गोबर गैस संयंत्र में जो है मीथेन बनाया जाता है, जिसे हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं। तो गोबर गैस संयंत्र का जो आविष्कार किया गया था किनके द्वारा किया गया था, सीबी देसाई, सीवी रमन, दिया गया कि एस के मुखर्जी, एम के मिश्रा। तो देखिए साथियों बात करेंगे हम लोग गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किनके द्वारा किया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सीबी देसाई के द्वारा, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट आपको दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ये जो है कटक आपका हो जाएगा। साथियों बात करेंगे कटक कहाँ है, तो ये ओडिशा नदी जो है ओडिशा में आपका स्थित है, जो कि आपके महानदी के तट पर बसा हुआ शहर है आपका कटक, जहाँ पर कि आपके चावल अनुसंधान संस्थान भी आपका स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है साथियों, प्रश्न में कहा जा रहा है कि वेदों की ओर लौटो ये किसने कहा था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड आपका याद रखेंगे आप सभी लोग। प्रश्न में कहा जा रहा है कि वेदों की ओर लौटो ये किनके द्वारा कहा गया था, ये आपको पर बताना है। तो ये देखिए आपका कहा गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा कहा गया था वेदों की ओर लौटो। ध्यान रखेंगे, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है। देखिए सलाल परियोजना किस नदी पर है, सतलज, झेलम, रावी, चिनाब। तो देखिए सलाल जो आपके परियोजना आपका है ये आपका चिनाब नदी पर है, तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। सलाल परियोजना किस नदी पर आपका स्थित है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा चिनाब नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों, कहा जा रहा है कि कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है। साथियों प्रश्न में कहा जा रहा है कि कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है, ये बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा घग्गर नदी के तट पर है। कालीबंगा किस नदी के तट पर आपका है, तो घग्गर नदी के तट पर है, ये आपका सॉरी डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है साथियों नेक्स्ट आपको दिया गया है कि देवदास उपन्यास के लेखक कौन है। बताइए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। 2 से 3 सेकंड में आपको अटेम्प्ट लेना है और ये सभी क्वेश्चंस आपको याद होने हैं। तो साथियों बोला जा रहा है कि देवदास उपन्यास के लेखक कौन है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए हमारा ऑथेंटिक आंसर हो जाएगा शरत चंद्र चटर्जी। ध्यान रखेंगे देवदास उपन्यास के लेखक कौन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शरत चंद्र चटर्जी, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है, विजयी विश्व का तिरंगा प्यारा किसका प्रमुख वचन है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न में आपको बोला जा रहा है कि विजयी विश्व का तिरंगा प्यारा किसका प्रमुख वचन है। तो देखिए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये श्यामलाल आपका जो है गुप्त का वचन है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है। देखिए बात करेंगे हम लोग जीवन रक्षक हार्मोन जो है ये हमारे बॉडी के किस ग्रंथि से निकलता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है। देखिए साथियों पूछा जाता है लड़ो उड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है, तो एड्रीनल को कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आपका पूछ दिया गया है कि लड़ो उड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है, तो एड्रीनल को कहा जाता है। ये आपके 2 अप्रैल को क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो ये देखिए क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एड्रीनल ग्रंथि, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों नेक्स्ट दिया गया है कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा किसने कहा था। बताइएगा इस किसका जो है स्टेटमेंट था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये फ्रेंड्स कहा गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ध्यान रखेंगे तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये किनके द्वारा कहा गया था, सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। साथियों प्रश्न में कहा जा रहा है कि अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या था। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या था, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा भूषण पंडित। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका भूषण पंडित। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था। महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। देखिए पूर्ण स्वराज का जो नारा दिया गया था साथियों, ये आपके दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ध्यान रखेंगे पूर्ण स्वराज की नारा किसने दिया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और पूर्ण स्वराज की मांग जो किया गया था आपका लाहौर अधिवेशन में किया गया था। अगला प्रश्न की बात करेंगे तो भारत में स्टॉक एक्सचेंज का जो है नियमन कौन करता है। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन कौन करता है। देखिए इकोनॉमी से क्वेश्चन आपका है, ध्यान रखिएगा। बोला जा रहा है कि भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन कौन करता है, तो ये फ्रेंड्स आपका सेबी करता है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला की बात करेंगे तो नेक्स्ट में दिया गया है कि मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति किस लेंस का प्रयोग करता है। देखिए साथियों प्रश्न में कहा जा रहा है कि मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति किस लेंस का प्रयोग करता है। देखिए मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष, और ऐसे में अगर देखेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस का प्रयोग करता है। उत्तल लेंस का जो प्रयोग होता है दूरदृष्टि दोष के लिए आपका होता है। तो प्रश्न है मायोपिया, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है दोस्तों। प्रश्न में आपको बोला जा रहा है कि जो है कहा जा रहा है कि 49वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करता है। देखिए जो हमारा 49वीं समांतर रेखा है ये किन 2 देशों के बीच का सीमा रेखा को निर्धारित करता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। जैसे कि फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो भारत और चाइना के बीच जो हमारे रेखा है इसे कहा जाता है मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है इसे कहा जाता है आपका रेड क्लिप रेखा। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि 49वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के बीच स्थित है, तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट आपको दिया गया है कि थल समीर और समुद्री समीर बनने का क्या कारण है। देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि थल समीर और समुद्री समीर बनने का क्या कारण है, ये आपको पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा आपका संवहन। ध्यान रखिएगा थल समीर और समुद्री समीर बनने का मुख्य कारण क्या है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संवहन, एक करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे प्रश्न को साथियों आपको रिपीट करते हुए चलना है और ध्यानपूर्वक आप सभी लोगों को सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेना है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल पता चले कि कितना एक्यूरेसी आप मेंटेन कर पा रहे हैं और फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेना है। दूसरी क्वेश्चंस की बात करेंगे तो जय जवान जय किसान का जो है विज्ञान किसका नारा है। देखिए जय जवान जय किसान का जो फ्रेंड्स आपका नारा दिया गया था ये किनके द्वारा दिया गया था, ऑप्शन आपके सामने है। तो ये आपका दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था। ध्यान रखिएगा जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था। डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस का आपका वेरिएशन, प्रश्न में कहा जा रहा है कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान। देखिए जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। ध्यान रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा।
अगला चीज़ दोस्तों बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था। देखिए साथियों, प्रश्न में कहा जा रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये जो आपके नारा दिया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। ये सभी स्टेटमेंट आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा ये किनके द्वारा कहा गया था। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला की साथियों बात करेंगे तो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह नारा किसने दिया था। देखिए सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये नारा किन के द्वारा दिया गया था। मोहम्मद इकबाल, दिया गया है मलिक मोहम्मद जायसी, दिया गया आपका रहमत अली चौधरी, मोहम्मद अली जिन्ना। तो देखिए सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये दिया गया था हमारा मोहम्मद इकबाल के द्वारा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला की दोस्तों बात करेंगे तो नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल रोपड़ भारत के किस राज्य में है। बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न में कहा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल रोपड़ जो है ये भारत के किस राज्य में है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा पंजाब में है। कहाँ पर है दोस्तों आपका, तो पंजाब में हड़प्पा सभ्यता रोपड़ स्थल आपका कहाँ पर है, तो ये आपके पंजाब में, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों आपका सेकंड सेशन भी आपका एंड होता है। आप सभी लोगों को देखना है कि कितना आप इनमें से जो है एक्यूरेसी आपने मेंटेन किया है, और फाइनली आपके एग्जाम में यही आपके परफॉर्मेंस रहेगा, चूँकि लेवल जो आपके क्वेश्चंस का है हूबहू यहाँ पर आपका सेट किया गया है, सिलेक्ट किया गया है। तो ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चंस को आपने लगाया, इसके लिए आप सभी लोगों को थैंक यू। कितना आपने एक्यूरेसी मेंटेन किया ये आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे, पूरी भी आपकी जो है हेल्प की जाएगी। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पर जो है प्रेस करके आपको ऑल पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और बिहार डीएलएड जैसे ही आपका एंड होता है, फिर आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल और बीएसएससी फिर आपका कंटिन्यू आपका चलेगा। तो आप सभी लोग अवश्य जो है इन सभी चीज़ों को क्लियर करने के लिए लगातार बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।